हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या हालचाल आप लोगों के। तो इस वक्त आप लोग तैयारी के अंदर जबरदस्त लगे हैं और आईसीए ने अपना जो मॉक टेस्ट सीरीज है नवंबर 22 के लिए इसका पहला सेट जो है वो इशू कर दिया है। तो आईसीए का मॉक और साथ में उसके सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं हमारे लॉ के पेपर के मॉक टेस्ट पेपर पर और साथ में उसके पूरे सॉल्यूशन के ऊपर। तो फटाफट से मेरे साथ में आ जाइए और इस सेशन में हम लोग आज इस पूरे मॉक टेस्ट को करने वाले हैं सॉल्व। बराबर, चलिए जी, तो फटाफट से देखते हैं। तो सितंबर 22 का 29 सितंबर को आई थिंक इसका पेपर था हमारा लॉ का, और यहां से हम लोग इसको देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमेशा की तरह से हमारे पास एमसीक्यूज हैं। पहला जो हमारा पार्ट है 30 मार्क्स का, हाँ, जिसमें हमारे पास में केस बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं एज वेल एज हमारे पास में 1 नंबर वाले जो एमसीक्यूज हैं वो भी कवर रहेंगे। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहां से स्टार्ट होता है। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ साईराम लिमिटेड, हर लिस्टेड कंपनी वाज 200 करोड़, जो 20 करोड़ के इक्विटी शेयर्स 10 ईच के अंदर डिवाइडेड है। बराबर, सिंपल सी बात होगी। Now this company has been registered with an authorized share capital of 300 करोड़। ठीक है साहब, ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी इनका दे दिया है और 300 करोड़ की है, तो डिवाइडेड है 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच में। The company has very good reputation in compliance of all the legal requirement on time. The company produce health-related products such as Ayurvedic medicine, medical instruments, sanitizer, mask, medical soaps वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन के अंदर यहाँ इन्होंने दे करके रखी है। अब बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 22 का, जहां पे फ्री रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है, रिजर्व्स है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अपने को दे रखे हैं। तो भाई अब तक भी ये नहीं पता लग रहा है कि इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो जनरली तो या तो हमारे पास में होती है जहां हम लोग कहीं पर भी या तो डिविडेंड का कैलकुलेशन करना कहीं पर रह गया, या हमको लग रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैलकुलेट करनी रह गई, या डिविडेंड वगैरह कुछ हो गया, ऐसा कुछ। बराबर, तो देखते हैं बोनस शेयर वगैरह इशू भी हो सकता है। तो टर्नओवर ऑफ कंपनी जो है वो 21-22 का 700 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो किधर ना किधर सीएसआर लग रहा है भाई 198 के हिसाब से सीएसआर का 4 करोड़ रुपया यहाँ पे प्रॉफिट का बनता है, मतलब प्रॉफिट जो है वो 4 करोड़ का है। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लग रहा है। फिर बच्चे लोगों इन्होंने बोल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोगों में इतने लोग हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साईराम है, एमडी का नाम दे रखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम दे रखे, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन होती है। और उसके अलावा ये इतने सारे लोग हैं। प्रकाश कंपनी का चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, उसने इन्फॉर्म किया 20 अप्रैल को कि कंपनी जो है वो 135 के सेक्शन को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है भाई, और ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड, और उसके हिसाब से अपने को फॉर्मेलिटीज कंप्लाइड करनी पड़ेगी। अब 135 वाली रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग सब जानते हैं 3 में से कोई एक कंडीशन हमारी हो जानी चाहिए। या तो हमारा टर्नओवर जो है वो कहीं अपने को 1000 करोड़ का दिख जाए, जो तो दिख नहीं रहा है भाई, 700 करोड़ गई है। मतलब यहीं से मैं इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर रहा हूं। वैसे अगर मैं क्वेश्चन पे पहुंच जाऊं तो इन्होंने बोला है प्रकाश चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन्फॉर्म बोर्ड दैट द कंपनी अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ 135। तो व्हाट बेसिस, तो यही अपन सोच भी रहे थे कि भाई किस बेस पे ये कह रहा है कि 135 यहां पर अट्रैक्ट होने जा रही है। तो मैंने क्वेश्चन की आगे की इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी है बच्चों, जैसा आपको हमेशा कहता हूं मैं। कई बार ऐसा होगा कि अपने को पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, फिर ही मेन क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो टर्नओवर के बेसिस पे तो यहां अपने को होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर का चाहिए, जो यहां पे नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर बच्चों, प्रॉफिट की एक रिक्वायरमेंट 5 करोड़ की आती है, वो भी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी इस हिसाब से 4 करोड़ गई है। तो एक ही चीज अपने पास बचती है, वो है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमको यहां पे करनी पड़ेगी कैलकुलेट। तो नेटवर्थ का हमको डेफिनेशन ऑलरेडी दे रखा है, और नेटवर्थ की अगर कैलकुलेशन के ऊपर यहां पे बात की जाए तो आप लोग जानते हैं किन किन चीजों को अपने को इंक्लूड करना है बच्चों। एक तो पेड अप शेयर कैपिटल अपने को लेना पड़ेगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल यहां पे अपने को दे रखा है 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ तो ये ले लिया जाए। बराबर, फिर 100% फ्री रिजर्व अपने को लेना है, तो 200 अपन ने वो भी ले लिए ना। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अपने को लेना है, तो 80 हो गया अपना सिक्योरिटी प्रीमियम भी। बराबर, और देन अपने पास में 50 का यहां पे ये अमाउंट भी अवेलेबल है, ये भी अपन ने ले लिया। ठीक है, जो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है। तो टोटल, अच्छा आप सब जानते हैं रिवोल्यूशन ऑफ एसेट का जो रिजर्व है वो कभी भी काउंट नहीं होता है जब हम लोग नेटवर्थ का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो यहां हमारे पास अमाउंट आया 530 करोड़ का। अच्छा, इसमें से जो लॉसेज हैं या जो रिटर्न ऑफ वाले वो चीजें हटानी पड़ेगी। तो 10 का ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, 10 करोड़ का, जो रिटर्न ऑफ नहीं है।
तो 520 करोड़ हमारे पास में इस वक्त में है, जो हमारा हो गया है नेटवर्थ, और 500 करोड़ से ऊपर का है। इट मींस यहाँ पे ये सेक्शन तो अट्रैक्ट हो रहा है नेटवर्थ की वजह से। तो क्वेश्चन अगर चेक करें बच्चों लोगों, सीधा सीधा सा सी आंसर अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे एकदम बहुत क्लियरली, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ यहाँ हमारी कंप्लायंस हो रही है रिक्वायरमेंट। तो सी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों, अगला क्वेश्चन मजेदार चीज देखो, आपसे इन्होंने पूछ लिया डायरेक्ट ही कि 135 के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और 257 यानी नेटवर्थ कितना हो रहा है ये पूछ लिया। तो वो तो हमने अभी कैलकुलेट करके ऊपर लिख ही दिया है बराबर कि भाई 520 करोड़ जो है उसका इनका नेटवर्थ बन रहा है। अभी अपन ने कर लिया ये तो वर्ड ऑब्वियस हमारा आंसर नंबर ए चला जाएगा कि भाई इसका नेटवर्थ 520 करोड़ का है। अभी हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, तो एक साथ दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए, बढ़िया चीज है। अब इन्होंने यहाँ पे एक सीएसआर कमेटी फ्रेम किया, भाई अच्छी बात है। ओहो, इतने सारे लोगों के जो नाम दिए थे वो इसीलिए दिए थे कि आपको सीएसआर कमेटी में कौन कौन होगा। अब सीएसआर कमेटी चूंकि पब्लिक कंपनी है तो 3 लोग होने चाहिए, पक्की बात है, और इनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है बराबर। तो ये तो बहुत सारे नाम दे रखे, तो सबसे पहले देखें इंडिपेंडेंट वाले लोग हैं कौन, क्योंकि 3 में से देखो अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने पास में यहाँ पे हरि ओम बिंदु रेड्डी कोमल, ओके, ये सारे हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। किसी न किसी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना वैसे जरूरी होता है। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन ऑन एज द डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन ऑन एज एमडी। अच्छा, ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 है बच्चे लोगों, रोशन और प्रचिता, ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और ये जो दे रखा है इन्होंने हरि ओम बिंदु रेड्डी और कोमल, मुझे लगता है ये डायरेक्टर्स की बात हो रही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन मुझे कम लग रहा है भाई। इन्होंने बोला है चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन ऑन एज द एमडी, वो समझ में आता है। रोशन एंड प्रचिता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए। तो हरि ओम बिंदु रेड्डी और कोमल, भाई ये कौन है, क्योंकि प्रकाश इनका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है। तो आई थिंक क्वेश्चन में एक लाइन यहाँ मिसिंग है, ये होने चाहिए थे डायरेक्टर्स। ओके, 3 डायरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, एमडी एमडी हो उसमें चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोशन और प्रचिता में से एक जना जो है वो जरूर इस कमेटी के अंदर आएगा। ये चीज सीएसआर कमेटी में अपने को पता है। तो पहले तो देखते हैं ये रोशन प्रचिता किस में दिख रहे हैं, बाकी लोगों के नाम तो ठीक है चलेगा। तो पहले वाले में रोशन प्रचिता का नाम नहीं है, दूसरे वाले में भी रोशन प्रचिता का नाम नहीं है, तीसरे वाले में भी नाम नहीं है। भाई रोशन प्रचिता का नाम तो कहीं है ही नहीं, चौथे में है, इसमें दिख रहा है। तो कम से कम 3 लोग होने चाहिए, यहाँ पे 4 लोग हैं और बाकी लोगों के नाम डायरेक्टर्स की लिस्ट में थे, वो भले कितनी हो, हमको एटलीस्ट 3 लोग होने चाहिए। इसमें से एक हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच्चे लोगों, और उसमें से इसी में खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो बगैर कुछ सोचे बाकी मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ऐसा नाम 2 जगह होता तो फिर भी सोचना पड़ता, इसीलिए इन्होंने इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया कि आप सीधा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देख लो कि इसमें आ रहा है, बाकी सब तो अलाउड ही है डायरेक्टर्स, ठीक है। सर एमडी भी है कि इसमें होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि एमडी हो ही, डायरेक्टर्स में से कोई भी अपने को चलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। हालांकि इसमें एमडी के अंदर कौन है नाम हम दे रखे थे ना अपने को, ठीक है, और एमडी के अंदर साई नाम का नाम यहाँ अपने को दे रखा था, तो साई नाम को नहीं भी इंक्लूड किया है इसमें, तो भी फर्क पड़ने वाला अपने पास में नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है। 3 डायरेक्टर जिसमें से एक इंडिपेंडेंट का होना जरूरी है, जो यहाँ पे है, ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी, अच्छा 3 ही क्वेश्चन थे इस बेस के ऊपर, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बच्चे लोगों, आकाश वांट्स टू वियर अ न्यू कोट ऑफ हिज सेमिनार। मटेरियल परचेस किया, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। फिर एक निशांत है आकाश का फ्रेंड, इस पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। फिर निशांत को एक मोबाइल फोन मिला है, 3 पैराग्राफ दे रखे। एक काम करते हैं हमेशा की तरह, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर सोचेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डू यू थिंक द टेलर हैज अ राइट टू लियन ओवर द क्लॉथ। टेलर और क्लॉथ का पॉइंट है, तो ये तो कार का पॉइंट है, मोबाइल फोन का पॉइंट है, यही कोट का पॉइंट था बच्चे लोगों, मतलब पहला पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन में काम आएगा। आकाश wants to wear a new coat for his seminar which is to be held after 20 days. He bought cloth material from the market to make the new coat. आकाश ने ये स्टिच करने के लिए टेलर को दे दिया है, और जो मिस्टर स्टिच है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आकाश को कि वो कोट डिलीवर कर देंगे 1 वीक के अंदर ही। बढ़िया, आकाश ने 10% एडवांस भी पेड कर दिया है ताकि वो प्रायोरिटी बेसिस पे बना दे। 1 वीक के बाद आकाश वेंट टू द टेलर और शॉक्ड होता है कि उसका कोट जो है वो अनस्टिच है अभी तक। टेलर उससे 2 दिन और मांगता है, बट आकाश मना कर देता है और उसको कहता है भैया टेलर टू रिटर्न हिज पीस ऑफ क्लॉथ, कि मेरा जो पीस ऑफ क्लॉथ है वो मुझे वापस कर दो। टेलर उस क्लॉथ को रोक लेता है और उसको कहता है कि पैसा पे करो आप तो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी कटिंग कर चुका है। अरे भाई साहब, सीधी सी बात है,
तुम राइट ऑफ लियन का यूज तभी कर सकते हो जब तुमने वो रेम्यूनरेशन वाला काम कर दिया हो, तुमने तो टाइम पे सप्लाई नहीं किया है, बराबर। तो राइट ऑफ लियन का यूज तो तुमको करने को बनता ही नहीं भैया, तुमको वापस करना ही पड़ेगा वो। आंसर चेक करें। इन्होंने बोला है कि नहीं वो रिटेन कर सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा वाला कहता है कि नहीं भैया रिटेन नहीं कर सकता है, बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर राइट ऑफ लियन तो बनता ही नहीं है, nobody is not required to return the advance amount, वो भी करना पड़ेगा भैया। एग्री टाइम में आपने नहीं किया तो हम गुड्स को वापस लेके जाएंगे, बट ऑब्वियस और पैसा जो दिया वो भी लेकर के जाएंगे, तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड वाले में बच्चे लोगों, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट व्हाट आर द रिपरकशन का मतलब इफेक्ट्स क्या होंगे अगर निशांत फाउंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर टेक देम इन कस्टडी। निशांत पे दो चीजें पूछी हैं, निशांत पे ये भी है और ये भी है, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा पैराग्राफ पढ़ने को बोला है अभी कुछ पता चल रहा है क्या अपने को? फाउंड गुड्स, ओके, फाउंड गुड्स का पॉइंट तो सेकंड वाले में था बच्चों, मतलब ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो तीसरा वाला पढ़ते हैं। निशांत को एक मोबाइल मिलता है, ब्रांडेड पेन भी मिलता है रोड साइड के अंदर, और निशांत उसको जो है, आकाश उसका दोस्त है, ऊपर लिखा हुआ था, निशांत जो है वो ट्राई करता है पता करने की रियल ओनर की, लेकिन नहीं मिलता है, तो ही टुक द फोन एंड पेन विद हिम और अपने ड्रॉअर के अंदर रख देता है। ऐसे क्वेश्चन अपन लोग करते भी हैं जनरली कि टेबल में रख दिया और वहां से गायब हो गया और रहेगा। नेक्स्ट डे निशांत वाइफ केम टू द रूम सर्चिंग फॉर अ पेन, शी सॉ द पेन, और पेन ले लिया उसने, शुक्र है मोबाइल छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ से पेन लॉस्ट हो जाता है। 2 दिन बाद रियल ओनर उसको अप्रोच करता है, निशांत हम्बली डिलीवर द फोन, लेकिन अपोलाइज करता है कि सॉरी मैडम मेरे पास में पेन नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा वो चूज करके बताइए। सबसे पहला, ही बिकम सब्जेक्टेड टू द सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली, बिल्कुल भैया बेली का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही है। मियरली पोजेशन उसको बेली नहीं बनाता, गलत है। नो एक्ट डन बाय ओनर फॉर प्लेसिंग द गुड्स, गलत है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, गलत है भाई। बेली का रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स का कंसेप्ट आप लोग जानते हो, एज अ बेली उसको चीजों को लुक आफ्टर करना चाहिए था, उसके पास से अगर हो गया है तो वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो फिफ्थ का ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी, बस अगला क्वेश्चन तो नेक्स्ट पे आ गया, इसका मतलब वो बीच का पैरा पढ़ने की अपने को जरूरत ही नहीं है भाई, इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दिया ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। चलिए 6 पे आता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 मार्क वाले। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू, प्राइवेट कंपनी इनमें से प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, बच्चे बच्चे को पता है ये तो बचपन से। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ येलो लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 25th of June और अकॉर्डिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट व्हाट डेट कंपनी शुड सबमिट रिपोर्ट। बच्चे लोगों, एजीएम पर रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है अपने को, 30 डेज। याद रखिएगा ये एनुअल रिटर्न की बात नहीं हो रही है, बराबर, ये बात हो रही है एनुअल जनरल मीटिंग में जो रिपोर्ट अपन बना करके भेजते हैं उसकी बात हो रही है। सेक्शन 121 के अंदर ये होता है, एक बार चेक जरूर करना भाई इसको, सेक्शन को, बराबर। 30 दिन ये जरूर मुझे पता है कि 30 दिन का टाइमिंग उसने पक्का दे रखा है अपने को। तो 25 जून से अगर 30 दिन देखा जाए तो जून तो 30 ही होता है, तो सीधा 25 तारीख आने वाली है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें अपने को दिखता है। चलिए, एज पर प्रोविजन ऑफ जनरल कॉसेज एक्ट वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर 2 or more एनेक्टमेंट then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under। तो जनरल कॉजेज एक बोलता है कि अगर एक ही मतलब ऑफेंस है और 2 अलग अलग एक्ट में आप जा रहे हो तो किसी भी एक में उसको पनिशमेंट मिलने वाला है। पढ़ा हुआ है अपन ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी, अंडर आइदर ऑफ एनी ऑफ दोज एनेक्टमेंट, ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेयर अ कंपनी इज ग्रांटेड लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, क्या बात है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों अपने को पता है, तो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये भी सबको पता होता है जो फाउंडेशन एंटर कर रहा होता है ना, फाउंडेशन में पड़ जाएगा ये तो। वेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे, कि वो एक्ट कब अप्लाई होगा, ओके, अगर कोई ऐसा डे नहीं बता रखा है तो कौन सा डे माना जाएगा ऑपरेशन का। बच्चे लोगों, इस क्वेश्चन को लेके बहुत कंफ्यूजन सबको रहता है कि सर जिस दिन प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला उस दिन से माने या जिस दिन ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ। बच्चे लोगों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कंपनी लॉ में अपन ने पढ़ा है 29 अगस्त को एसेंट आ गया था, लेकिन 30 अगस्त को अगर नोटिफाई हुआ तो 30 अगस्त डेट मानी जाएगी एप्लीकेबिलिटी की। इसको सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। के लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज डिपॉजिट 10 लाख टू इट्स मेंबर और सिक्योर करना चाह रहे हैं वो 5 लाख को, यानी पार्टली सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, तो सबको लगेगा सर पार्टली सिक्योर होगा, लेकिन डिपॉजिट वाला चैप्टर जाके पढ़िएगा, अगर अनसिक्योर्ड है या इवन पार्टली सिक्योर्ड भी है तो भी उनको अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में ही माना जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, पढ़िएगा जाके, अपने नोट्स में भी दे रखा है।
स्टडी बैड में भी आपको मिलेगा। अगर पार्टली सिक्योर है तो उनको हमेशा अनसिक्योर ही माना जाता है। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। सीधा सीधा सा हमारा पोर्शन है बच्चों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे अपना पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, चलिए बात को शुरू कर देते हैं। फैन वैन मुझे लगता है थोड़ा तेज वेज करना पड़ेगा भाई, गर्मी वर्मी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि लाइट्स हमारी जा चुकी हैं, एसी बंद हो चुके हैं, पर हम अपना काम चालू रखेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है बच्चों 12 वाला, एवरी कंपनी शैल पे अ पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके पर एनम फॉर द ओवरड्यू पीरियड इन केस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट पे अगर आप ओवरड्यू हो चुके हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 18% पर एनम, सबको पता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। When the dividend is declared, AGM में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है भाई, अकाउंट से पढ़ के आ जाते हो सर, उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, बराबर। एवरी कंपनी एट द फर्स्ट AGM अपॉइंट एन इंडिविजुअल और a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its। पहली AGM में जो बंदा अपॉइंट होगा भैया 6th AGM तक काम करेगा। कितना बढ़िया पॉइंट है अपने लिए। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ध्यान में रखना है। ठीक है चलिए इजी क्वेश्चन है। ए लिमिटेड इज होल्डिंग 61%, ए के पास में बी का 61% है, बी के पास में सी का 51% है। अच्छा ए के पास बी का 61, बी के पास सी का 51, सब्सिडरी की सब्सिडरी, होल्डिंग की सब्सिडरी। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, सी लिमिटेड होल्डिंग ए की है, सी लिमिटेड होल्डिंग बी की है, बी लिमिटेड सब्सिडरी सी की है, या बोथ बी और सी ए की सब्सिडरी है भैया। 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। आप जानते हो बच्चों ए की सब्सिडरी हो गई यहाँ पे बी, बराबर। अरे ये किधर गया भाई, ए का सब्सिडरी यहाँ पे बी हो गया बच्चों, और बी का सब्सिडरी कौन हो गया यहाँ पे सी हो गया। तो ऑब्वियस बी और सी दोनों ए की सब्सिडरी कंपनीज हो गई। अपने को सिंपली यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए था। क्लियर, बराबर से बहुत आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्या कहता है देखिएगा मेरे साथ यहाँ पे, द बेस्ट ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1913। क्या बात है भाई, 1913 पे है। वेदर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेल अप्लाई। तो ठीक है ना भाई, कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन यही कहता है, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो बिल्कुल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, ये लिख रहे नहीं लगेंगे। एक लिख रहा है पुराने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लगेंगे, यूके गवर्नमेंट लगेंगे। अरे कहां पहुंच गए, कौन सी दुनिया में भैया। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट भाई। सीधा सीधा सा अपना पोर्शन है जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ डोरमेंट कंपनी मे नॉट इंक्लूड। बच्चों डोरमेंट कंपनी में कैश फ्लो नहीं आता है भैया, सबको ही पता है ये बात। तो कैश फ्लो इज आर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 17 का बी। आगे बढ़ते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट इज एट मैच्योरिटी ऑन द कौन सी डे पे पेबल हो, थर्ड डे पे भैया। मैच्योरिटी के बाद में 3 दिन हमारा ग्रेस पीरियड होता है, तो थर्ड डे हमारा रहेगा, वही अपना मैच्योरिटी पीरियड माना जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, करेक्ट बात है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग एंड कैन नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई अदर इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रमोशन नोट। बच्चों आपको बताया मैंने, ये एक ऐसा बिल जो ये भी है जो वो भी है, जिसमें पता ही नहीं लगता कि इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज माने या प्रमोशन नोट माने। बैंक ड्राफ्ट अपन ने इसका एग्जांपल लिया था और आंसर आपके सामने है, और वो आंसर है हमारा एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, यानी कंफ्यूज्ड वाला। पता ही नहीं चल रहा है यार बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये या प्रमोशन नोट है, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। When there is a conflict between two or more status or two or more statute or two or more part, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए भाई। आंसर में चेक करें। हाँ जी, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन हमारा करेक्ट जा रहा है भाई। कितने क्वेश्चन दे दिया। अगला क्वेश्चन, एक प्रमोजरी नोट डेटेड आती है 31 अगस्त की, इज मेड पेबल 3 months आफ्टर डेट। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी, तो 31 अगस्त का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो अगस्त सितंबर में जाएगा, अक्टूबर में जाएगा, नवंबर में जाएगा। तो बट ऑब्वियस है 30 नवंबर हमारी डेट होगी, 3 दिन उसके अंदर ग्रेस पीरियड के जोड़ देते हैं, तो 3 दिसंबर हमारी डेट जो है वो अपने को सामने दिख ही रही है। ये हमारा आंसर भी है, सबको पता है ना। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है वो एब्सोल्युटली जाने वाला है करेक्ट। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन द वर्ड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस ऑफ इंस्टीट्यूट शुड बी रीड इन द ऑर्डिनरी मीनिंग, नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग में आपको उसका मतलब समझना चाहिए। तो सबको पता है पहला वाला चीज हमारा यही है, लिटरल इंटरप्रिटेशन इसमें जाएगा। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो यहां आकर के भाई और बहनों हमने एमसीक्यू का सारा पार्ट कर लिया है खत्म। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं डिवीजन बी पर, जो 70 मार्क्स का पोर्शन यहां पे कवर करेगा जी। तो आइए फटाफट से इसको कर लेते हैं हम लोग चेक। तो लाइट्स चूंकि जा चुकी हैं तो थोड़ा सा गर्मी का माहौल हो चुका है, पर जो हो चुका है सो हो चुका है, काम जारी रखेंगे हम लोग। चलिए जी, कोई बात नहीं। अगला पोर्शन बचे लोगों हमारे पास में यहां से शुरू होता है। देखिए 70 मार्क्स में पहला क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर का है। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड हेल्ड ऑन 30th May 2022 declared a dividend at the rate of 30% payable on paid up share capital as recommended by the board of director. However, the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan. डिविडेंड वारंट नहीं भेजा। अरे भाई साहब भेजना चाहिए था आपको। आप लोग सब जानते हो 30 दिन में तो पेमेंट कर देना चाहिए, नहीं तो 127 पीछे पड़ेगा, पहले 124 कहता है ये। एंड इक्विटी शेयर होल्डर 25 जुलाई तक नहीं भेजा भाई साहब, जून के अंदर ही भेज देना चाहिए था आपको, जुलाई तक नहीं भेजा। मिस्टर रंजन ने केस कर दिया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड अलोंग विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट मांग रहे हैं भाई साहब 20% पर एनम। तो इनको समझाना पड़ेगा आपको कि भाई साहब ऐसी बात है, 18% पर एनम सेक्शन 127 के हिसाब से मिल जाएगा आपको, 20% तो मिलने वाला नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में ये क्या सक्सीड करेंगे क्या? और डायरेक्टर्स का लाइब्रेरी बताना है बच्चे लोगों, सीधा सीधा सा सेक्शन नंबर 127 पूरा आपने को समझा देना है। इसमें डायरेक्टर्स लोगों का जो पेनल्टी वाला प्रोविजन है वो भी आ जाएगा, और 18% पर एनम की रेट से हमारा मैटर भी इधर सेट हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर। अभी ये सारे आंसर्स आपको आईसी के दिखा भी दूंगा, पहले अपन तो सॉल्व कर लें इसको। यहाँ पे 127 में पेनल्टी पोर्शन प्लस 18% पर एनम के हिसाब से इनको मिल सकता है, वो अपने को यहाँ पे समझा देना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाऊं। यहां लिखा है ऑक्टागन लिमिटेड इज होल्डिंग 58% पेड अप शेयर कैपिटल इन पेंटागन लिमिटेड। ठीक है भाई, इसका मतलब बच्चे लोगों एक चीज अपने को बहुत क्लियर हो जाती है, इसको भी चेक कर लिया जाए। क्या बात है भाई, आज ही सबको गड़बड़ होना है। देख लेते हैं इसको भी। हाँ जी, समझिएगा। ऑक्टागन लिमिटेड इज अ होल्डिंग 58% ऑफ पेंटागन, मतलब बच्चों ये अपने को दिख रही है होल्डिंग कंपनी, और ये अपने लिए हो गई सब्सिडरी कंपनी, है ना। पेंटागन वाली जो है वो तो सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक है, विजय वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ऑक्टागन लिमिटेड। ओके, ऑक्टागन लिमिटेड में तो होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्डर है 10% का, और उसने अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। ठीक है, और 10% जो ऑक्टागन की शेयर होल्डिंग थी उसने उस ट्रस्ट को साथ में 20 करोड़ रुपए जो है वो डोनेट कर दिए हैं, बराबर। और ही अपॉइंट मतलब होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्डर पेंटागन लिमिटेड को, ओके, सब्सिडरी कंपनी को एज अ ट्रस्टी बना देता है। बच्चे लोगों इतना पढ़ते ही अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, सेक्शन नंबर 19 आपके दिमाग में आ जाएगा। क्या एक सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है कि भाई नहीं बन सकती, लेकिन 3 एक्सेप्शन, बराबर। लीगल हेयर की तरह से हो तो चलेगा, अगर ट्रस्टी की तरह से अगर वो शेयर होल्डर बन रही है तो चलेगा, और पहले से अगर होल्ड कर रखा है उसने शेयर होल्डिंग तो चलेगा। तो ऑल द एसेट ऑफ ट्रस्ट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ पेंटागन लिमिटेड। तो बट ऑब्वियस इसमें एक सब्सिडरी होल्डिंग की मेंबर बन सकती है, एज अ ट्रस्टी बन सकती है, खुद नहीं बन सकती, एज अ ट्रस्टी होल्ड करेगी। तो सेक्शन 19 अपने को इसके अंदर बढ़िया तरीके से समझा देना, और ये परमिसिबल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। Mr. Shiv, a cargo owner, chartered a vessel to carry a cargo of wheat from a foreign port to Tuticorin, बराबर साउथ का एक जगह Tuticorin. The vessel got stranded on a reef in the sea 300 miles from the destination. ठीक है, वहां पे अपना जो है वो प्रॉब्लम के अंदर आ गया है वेसल। The ship managing agent signed a salvage agreement for Mr. Shiv. जो शिप का जो मैनेजिंग एजेंट है उसने ऑलरेडी इसका सॉल्वेज एग्रीमेंट जो है वो साइन किया वहां पे, तो उसको बचाने के लिए। द गुड्स बीइंग पैरिशेबल एंड द सॉल्वर स्टोर्ड एट देयर ओन एक्सपेंसेस। ठीक है, उसने अपने ओन एक्सपेंसेस उसको सेव किया। सॉल्वर्स इंटीमेटेड द होल एक्सीडेंट टू द कार्गो ओनर। उसने शिप को सारी चीजें बता दी है, जो भी ये सॉल्वर्स एजेंट थे, कि भाई ऐसा ऐसा हमने किया, और हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी साइन किया था, और गुड्स को हमने सेव किया क्योंकि पैरिशेबल गुड्स है। मिस्टर शिव रिफ्यूज टू रिएम्बर्स द सॉल्वर, उसको मना कर देते हैं वो, एज इट इज द शिप ओनर बीइंग द बेली। वो कह रहे हैं भाई शिप ओनर जो है वो बेली है, तो उसको गुड्स का लुक आफ्टर करना था, तो आप जो भी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा वर्चा किया गुड्स को सेव करने का, वो आप उसी से रिकवर करो अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन टर्मिनेटेड। ठीक है, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपने से पूछा है
डू यू एक्नॉलेज और डिक्लाइन द एक्ट ऑफ, जो भी अपना ये सॉल्वर था, एज एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी। अब क्वेश्चन में एक बड़ा हिंट दे दिया बच्चे लोगों, इन्होंने खुद ने ही बोल दिया कि क्या एजेंट ऑफ नेसेसिटी के बेस पे यहाँ पे वो काम कर सकता है क्या, जो भी ये इनका एजेंट था, मैनेजिंग एजेंट था, जिसने सॉल्वेज एग्रीमेंट किया था कि अपने को ध्यान में रखना है। तो अब क्वेश्चन से अपने को कुछ पुरानी बातें समझ में तो आ गई, यार गुड्स पेरिशेबल नेचर के थे, उनको लॉसेस से बचाने के लिए इसने कुछ खर्चा किया है, क्या ये कार्गो ओनर को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, एजेंसी बाय नेसेसिटी और एक्ट इन इमरजेंसी, आई थिंक सेक्शन 189 का प्रोविजन होना चाहिए, अभी अपन चेक भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एजेंसी बाय नेसेसिटी का अलग कोई सेक्शन तो हमारे पास है नहीं। तो यहां अपने को बेनिफिट मिलेगा कि भी एक एजेंट को इमरजेंसी में अपने पावर से बाहर जाके काम करने का राइट मिलता है। यहाँ एजेंसी बाय नेसेसिटी वो क्रिएट भी करता है, तो उसने किया तो बिल्कुल शिव से वो पैसा रिकवर कर सकता है, ये अपने को समझाना चाहिए। ठीक है, डी एक क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं, फिर अपन इसके सजेस्टेड चूंकि आ चुके हैं तो वहां से हम लोग आंसर अपने टैली भी कर लेंगे। आप और मैं जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं ना, अभी पेपर अपन लोग मिलकर के साथ में सॉल्व कर रहे हैं। डिस्कस विद रीजन वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन बी कॉल्ड एज होल्डर। होल्डर होगा कि नहीं, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ये क्वेश्चन तो सेम बच्चों पुरानी आरटीपीज वारटीपीज में भी आ रखा है। बबीता को एक चेक मिलता है, बेयरर चेक मिलता है रोड पे, वो होल्डर तो होगी, होल्डर तो आप होते ही हो, पैसा ले लेना, लेकिन एचडीसी नहीं कहलाने वाले हो। अच्छा, होल्डर भी होगा कि नहीं होगा, क्या कहते हो? बबीता फाइंड चेक, बेयरर चेक है ना, तो ठीक है नाम लिख दो, आप उसके ऊपर पैसा ले सकते हो, लेकिन एचडीसी तो बनने वाले हो नहीं। विश्वास चंदन का एजेंट है और उसको एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है चंदन की तरफ से, जो पे मतलब पैसा चंदन को मिलने वाला है, लेकिन वो उसको होल्ड करके रख रहा है खाली, कुछ नहीं भाई, आप अपने नाम से पैसा ले नहीं सकते, अपने नाम से उसको रख नहीं सकते, तो ना होल्डर ना एचडीसी, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहां से कर लिया है बच्चों। मैं आप लोगों को इसके आंसर की तरफ लेकर के चलता हूं, आइए। ये सारे आंसर्स यहाँ पे आपको देके भी रखे हुए हैं। फर्स्ट का आंसर बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था, देखो 127 यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा है, और ढंग से आप इस क्वेश्चन को करें। 30 डेज वाला प्रोविजन अपने लिख दिया, नहीं देते हो तो पेनल्टी क्या लगेगी, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में पेनल्टी ये रहा 2 साल का जेल वाला, और जो पेनल्टी अपना 1000 पर डे के हिसाब से, और 18% पर एनम का इंटरेस्ट इसमें रहेगा, तो 20% का मांगना गलत है, तो आप इसको फाइनल आंसर को समझा सकते हो। तो क्वेश्चन का थ्योरी कम करो, मेन प्रोविजन और फाइनल आंसर के ऊपर आपको फोकस करना है। सेकंड पे आए, मैंने आपको सेक्शन 19 कहा ही था समझाने के लिए, पूरा सेक्शन 19 बच्चों अच्छे से समझा दो, और ये समझाने के बाद अपने को फाइनली एज अ ट्रस्टी वो शेयर हेल्ड कर सकता है। फाइनल आंसर जो अपन लिखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन समझा करके वो अपने को लिख देना चाहिए। तीसरा बच्चों 189 मैंने आपको कहा था, इमरजेंसी वाला प्रोविजन इसमें लगने वाला है, देख लीजिए इमरजेंसी वाला लगेगा, और साथ में अपन लिख भी दिया देखो कि भाई एजेंसी वाला पॉइंट भी है और एजेंसी बाय नेसेसिटी भी इसमें कवर कर रही है, दोनों चीजें डाल दीजिए इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे वो मिस्टर शिव को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है, शिव ओनर को नहीं करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले का, बबीता इज नॉट होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, शी इन पोजीशन। अच्छा, आपने से क्वेश्चन में पूछा क्या था, एक मिनट वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आई थिंक मैंने जल्दबाजी में होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स पूछा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, होल्डर ही पूछा है बच्चे लोगों, एचडीसी नहीं पूछा है। फर्स्ट वाले और दोनों में आप होल्डर नहीं है, क्योंकि होल्डर वो पर्सन है जो बिल को अपने नेम से रख सकता है, प्लस साथ में उसको उस पर मनी लेने का राइट है। भाई एचडीसी में तो 2 चीजें और चाहिए, गुड फेथ वाली और वो भी, यहां इनके पास में राइट है नहीं, तो क्या कहते हो, ये राइट्स भी इनको मिलने वाला आई थिंक नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो पर्सन टू बी कॉल्ड एज होल्डर, बबीता इज नॉट अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मैंने जैसा कहा पोजीशन में रख सकती है लेकिन अपने नाम से नहीं रख सकती है, सो उसको राइट्स मिलने वाले नहीं है। फिर अपन ने बोला विश्वास इज नॉट अ होल्डर वाइल द एजेंट में रिसीव पेमेंट ऑफ द अमाउंट मेंशन, यहां पे भी नो में आंसर जाएगा, यहां पे भी होल्डर नहीं है, क्योंकि एज एजेंट आप खाली उसको रख पा रहे हो लेकिन अपने नाम से थोड़ी रख रहे हो आप, इसलिए यहां पे भी आपको राइट नहीं है, इसीलिए यहां पे भी होल्डर नहीं है अपने को, और होल्डर नहीं है तो एचडीसी होने का तो खैर सवाल ही नहीं था, ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना चाहिए था। तो यहां आकर के बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सेकंड के ऊपर चलें, तो अभी हम लोग पूरा आंसर पढ़ नहीं रहे हैं ना, आप जैसा देख रहे हो अपन फटाफट जैसे अपन सॉल्व करते हैं ना, कि भाई हाँ हमारा नॉलेज कितना है, हमको कितना याद है इसके अंदर की कौन सा प्रोविजन लगना चाहिए था। अब बच्चे लोगों को ये जो पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं सेकंड का, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत किया हमने, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि यस सर ये क्वेश्चन तो अपना कोरम के ऊपर आया सर, कोरम प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, 7 मेंबर्स हमने कर रखे होते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 7 मेंबर होने चाहिए, टोटल मेंबर कंपनी में कितने हो मतलब नहीं, 7 का कोरम चाहिए बच्चे लोगों को, देखते हैं कोरम हुआ कि नहीं हुआ है।
गवर्नर ऑफ कर्नाटका हमारे साथ में, उनके रिप्रेजेंटेटिव 1 काउंट हो गया, प्रेफरेंशियल काउंट होते नहीं। मिस्टर डी 2 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 वोट काउंट कर लीजिए, प्रॉक्सीज काउंट होते नहीं, सिर्फ 7 में से 3 लोग वहां पे प्रेजेंट हैं, कोरम यहां पे नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट पता है, वो लिख करके आपको आंसर लिख देना चाहिए, बराबर। सेक्शन 112 113 का रेफरेंस भी देना कि गवर्नर का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो काउंट होते हैं, सेम वैसे कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव भी काउंट होते हैं, 3 लोग ही हैं, इसलिए कोरम तो यहाँ पे हुआ नहीं है, खत्म। आंसर भी चेक करेंगे, अभी हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं धड़ाधड़ की क्या आंसर होना चाहिए। कंपनीज है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। सर्टेन क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज आपको बतानी है, जो इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करती है, वो आप लोगों को यहाँ पे बता देना है, सिंपल सा। तो सेक्शन 138 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वहां से हमारी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, बराबर। नेक्स्ट पे चलते। श्वेता एंड मीरा आर वेरी गुड फ्रेंड्स। श्वेता बेल्ड हर ज्वेलरी विद मीरा ऑन द कंडीशन टू सेफगार्ड, बैंक के लॉकर में रखना, कितनी बार तुमको एग्जांपल देता हूं मैं ये, है ना, बैंक लॉकर में रखना। हाउएवर मीरा ने उसको अपने घर के सेफ लॉकर में रख दिया, जिधर खुद का ज्वेलरी भी रखती है, बिल्कुल एज अ बेली आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना खुद के गुड्स को सेव करते हो सामने वाले की भी करो, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन तो मानो, वो आपने नहीं किया है। और आफ्टर ए मंथ वहां पे एक रिलीजियस राइट हुआ जिसमें सारे की सारी ज्वेलरी चली गई। नाउ श्वेता मीरा पर केस करती है, बताओ क्या सक्सीड होगी? यस भाई होने वाली है, क्योंकि आपने उसको अपने लॉकर में जितना अपने गुड्स का सेव करते वो करना चाहिए था, लेकिन जब सामने वाले के इंस्ट्रक्शन दे दो फॉलो करना चाहिए था, नहीं तो यहां पे अब वो रेस्पॉन्सिबल होने वाली है, बिल्कुल श्वेता सक्सीड करेगी एंड मीरा विल बी रेस्पॉन्सिबल टू पे द कॉम्पनसेशन, अपने को ध्यान में रखना है, बिली का ड्यूटी ऐसे ही बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। याद है आपको, एक्सेप्टर फॉर ऑनर एक ऐसा बंदा जो बिल का अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो ये बंदा एंट्री लेता है, और ये जो भी ऑलरेडी लायबल पर्सन है उनके बिहाफ पे बिल को एक्सेप्ट करता है। और ड्रॉई के अलावा एक ऐसा पर्सन जो पेमेंट कर देता है, वेदर आउटसाइडर या इनसाइडर, वो बंदा अपना पेमेंट फॉर ऑनर होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, तो 2 डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। आइए आपको आंसर की तरफ लेकर के चलता हूं। ये देखिए, सबसे पहला बच्चों 103 मैंने आपको कह ही दिया, कौन काउंट कौन नहीं काउंट सब कुछ बता दीजिए। और फाइनल आंसर अपना ये है कि 3 ही लोग वहां पे प्रेजेंट हुए हैं, इसीलिए वहां पे हम कहेंगे कोरम मेट नहीं कर रहा है, ठीक है, सीधा सा। सर इन्होंने इतना बड़ा आंसर दिया, अब अपने हिसाब से अपन आंसर लिखने वाले हैं बच्चे लोगों को, अपने को पता है कि क्या क्या प्रोविजन है, मेनली सारे समझाइए। पहले कोरम की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है वो देख करके फिर अपने को आंसर को ड्रॉ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों 138, इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपको मैंने क्या ही दिया, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कौन कौन है। पेड अप कैपिटल आपको याद है तो अपने 25, 50, 100, 200 इस तरीके से इसको याद किया था, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेलमेंट का 152, बेली इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए यहाँ पे श्वेता बिल्कुल क्लेम कर पाएगी, विल सक्सीड ऑन हर क्लेम, ये अपने को बताना चाहिए, आपको रीजनेबल केयर करना चाहिए था। 151, 152 लगाओ, नहीं किया तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, बराबर। चलिए अब ये वाला पार्ट बच्चे लोगों एक बार देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, अभी कुछ ज्यादा ही शॉर्ट उड़ा दिए हैं आईसीए वाले, तो देखें सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन में अगर देखा जाए बच्चों तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर और पेमेंट फॉर ऑनर जो है 3 नंबर का, 1.5 नंबर का ही क्वेश्चन है, 1.5 नंबर के हिसाब से मैटर तब भी बहुत शॉर्ट है भाई, थोड़ा सा मुझे इधर मामला रिस्की लग रहा है बच्चे लोगों। एक्सेप्टर फॉर ऑनर एक लाइन में किया, और द पेमेंट विच ही मेक्स इज नोन एज पेमेंट फॉर ऑनर। बाप रे बाप, ऐसा नहीं करना आप लोग, जितना नोट्स में आपको थोड़ा डिटेल दे रखा है, वैसे ज्यादा लंबा चौड़ा डिटेल नहीं है, तो उसको शॉर्ट करके आपको 1.5 नंबर में दोनों लिखना है। एक लाइन लिखने का 1.5 नंबर नहीं मिलने वाला। अभी मुझे इस आंसर पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो अपने नोट्स में से जो भी मैंने आपको बताया वैसा आपको, या स्टडी मैट में चेक करिएगा, वहां से अपने को इसका एक प्रॉपर आंसर 3-3 लाइन्स में, 4-4 लाइन्स में देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है भैया आखिर, तो ऐसे 2 लाइन में तो खत्म होता नहीं दिख रहा है, 1 लाइन में, तो इसको प्रॉपर अपन लोग करने वाला है। चलिए थर्ड पे पहुंच जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोगों। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है एक्सप्लेन द प्रोविजन सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन 20 समझा दो भैया। पोस्ट से भेजोगे कि नॉर्मल पोस्ट से भेजोगे, कि मेल से भेजोगे, कि पर्सनल लिविंग जाकर के करोगे, कि कोरियर से भेजोगे, कंपनी को कैसे भेजना है, मेंबर को कैसे भेजना है, वो सब अपने को समझाने का है भाई, तो समझा देंगे। इजी पॉइंट है, सेक्शन 20 लिखने का है। Gizmo Limited was incorporated in 1990 in town of Alwar. मेन बिजनेस उनका हाई क्वालिटी बैंगल्स बनाने का है,
इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग ऑडिटर इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आपसे उनको सलाह चाहिए। सबसे पहले तो एक भाई साहब है हमारे प्रियांश, क्वालिफाइड चार्टेड है, अरे वाह बधाई हो, लेकिन गिज्मो के एम्प्लॉई है भाई साहब, 141 डिस्क्वालिफिकेशन, सीधा सीधा 141(3) का क्या कहता है, कंपनी का एम्प्लॉई अगर है तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है विनोद, एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड है, लेकिन वो गिज्मो के डेटर क्रेडिटर है, डेटर है भाई, इंडेप्टेड है, उनका उधार ले रखा है पैसा उन्होंने कंपनी से। लेकिन आप लोग जानते हो सीधा सीधा सा हमारा पोर्शन बिल्कुल हमको क्या अलाउड करता है, 3(1) का डी क्या अलाउ करता है बच्चे लोगों कि भाई अगर 5 लाख रुपए तक का डेप्ट है तो चलेगा, 5 लाख से ऊपर का डेप्ट अगर होता तो डिस्क्वालीफाई हो जाते, नहीं तो ये तो हमारे डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन ये विनोद भाई साहब हमारे क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी अपन आंसर देख लेंगे बच्चों, तो हम अगले पार्ट करके, सिंपल सा पोर्शन है, ठीक है। मिस्टर एकदम धड़ाधड़ करो मेरे साथ में, क्योंकि अब तुम रिवीजन वाले पोर्शन को भी कंप्लीट कर ही चुके होगे एक बार, तो अब तो फटाफट तुमको मेरे साथ ऐसे बैठना है, धड़ाधड़ आंसर देखने कि हाँ मैं जो बोल रहा हूं उसके हिसाब से तुम्हारे दिमाग में आंसर आगे कि नहीं आगे, डिटेल आंसर भी अपन लोग चेक कर ही लेंगे। कृष्णा ड्रॉज अ चेक 20,000 और उसने बलराम को दे दिया, एज ए गिफ्ट दिया है। ओके, अब आपको बताना है, अच्छा गिफ्ट में दिया है क्या मिस्टर बलराम यहाँ पे एचडीसी बनेंगे? जी नहीं बनेंगे, होल्डर तो बन जाएंगे इस बार, क्योंकि उनके नाम से चेक आ रहा है, लेकिन गिफ्ट में आ रहा है बोले तो कंसिडरेशन नहीं है, तो एचडीसी भी होने वाले नहीं है। नमस्कार, मिस्टर बलराम इज एंटाइटल टू रिसीव, हाँ जी पैसा तो मिलेगा ना आपको, आप होल्डर तो हुई हो, वो हम कहां मना कर रहे हैं, पैसा मिलेगा भैया, लेकिन एचडीसी नहीं मिलेगा तुमको, एचडीसी नहीं बनोगे, ये ध्यान रखना है। फिर बच्चों अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और एक अपना जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होता है, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, वो दोनों आपको समझाने के लिए बोला है। तो भाई ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा इंटरप्रिटेशन से, ध्यान रखेंगे। आइए सॉल्यूशन चेक कर लिया जाए। तो मैंने आपको कहा था सेक्शन 20, ये देखिए 20 में आपको समझा देना है, इन्होंने पैराग्राफ में समझाया बच्चे लोगों, हमने एक लिस्ट बनाई थी, बस वो लिस्ट आप लोगों को समझा देनी है। देखिए यहाँ सब दे रखा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कोरियर सर्विस से, या पर्सनल लिविंग करेंगे, कैसे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजेंगे, सब आ गया, ठीक है। सेम अगर आपको ये चीजें, ये तो कंपनी को अगर भेजना है, लेकिन रजिस्ट्रार या उसको भेजना है तो भी हमारे पास तरीका था, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, नॉर्मल पोस्ट इसमें ऐड हुआ था, बाकी सारे पॉइंट वो के वो आप लिख सकते हैं। 141 के अंदर बच्चे लोगों पहले ही मैंने आपको कह दिया था 1413 का पोर्शन इसमें कवर करता है, ज्यादा अंदर घुसने का जरूरत नहीं, यहाँ ये घुसे जरूर है, 3D का सेकेंड। और यहाँ पे ये देखिए प्रियांश जो है वो तो डिस्क्वालीफाई है क्योंकि एम्प्लॉई हमारा। सेकेंड नंबर हमारा जो विनोद है, ये देखिए 5 लाख रुपीज से ज्यादा होता तो डिस्क्वालीफाई होता। सेक्शन पूरा लिख देना है, छोटा सा जो कनेक्टेड सेक्शन है वही लिखना है बराबर से। और यहाँ पे ये विनोद विल बी क्वालिफाइड हो जाएगा क्योंकि इनका अमाउंट डेप्थ का खाली 2 लाख रुपए ही है, जो परमिसिबल लिमिट 5 लाख से कम है, तो टेंशन नहीं। अब एचडीसी पहले समझाओगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, समझाना है। और पहले वाले में होल्डर तो है लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं दिया। सेकंड वाले में टाइटल आपका गुड है, बोनाफाइड है, आप खुद पैसा लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि होल्डर तो आप वही हो, ये अपने को आंसर में मेनली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन है बच्चों डायरेक्टली ग्रामेटिकल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अपने को समझाना है। और फिर से आपको बोलूंगा, भले 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2-2, 3-3 लाइन इसके ऊपर जरूर आप लोग समझाना बराबर। इस पर तो एमसीक्यू भी था और ये अपना ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन आ गया। और वो कहाँ गया भाई, लॉजिकल वाला। लॉजिकल जो है मोर एविडेंस चाहिए, थोड़ा डिटेल लिखना बच्चों, ये इस क्वेश्चन में एकदम धड़ाधड़ घास काटने लगता है 3 नंबर के क्वेश्चन में, फिर अपन लिखेंगे तो नंबर और देंगे नहीं, है ना। इन्होंने तो इतना इतना सा लिख दिया और हम लिखेंगे क्या आएंगे इतना सा, तो नंबर फिर ये देने वाले है नहीं मुझे लगता है। हाँ, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन रहा होगा पक्के से, शॉर्टकट में उड़ा दिया इन्होंने इसको। हाँ, 3 नंबर का 1.5 नंबर पर लिखना बच्चे लोगों, थोड़ा इसको लिख करके आना आप, ऐसा इतना छोटे में मत ले लेना इसको बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों लोगों, 4th एंड 5th, आखिरी 2 क्वेश्चन हमारे पास में हैं, दोनों पे बात करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। 4th पे आइए सबसे पहले बच्चों, द पर्सन नॉट बीइंग मेंबर डीलिंग विद द कंपनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आप समझा देंगे, आउटसाइडर कैन टेक बेनिफिट दैट इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड विद, बराबर से। अब ये प्रिजम्पशन लेके चलते हैं, और ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एकदम ऑपोजिट, वो बस दोनों आपको समझा देने हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, कंपनी लॉ का ही बेसिक का, कंपनी के बेसिक का। शाशा प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 3 लाख फ्रॉम वन ऑफ द रिलेटिव, राइट, रिलेटिव से पैसा मिला थी,
सेड रिलेटिव उन्होंने एक डिक्लेरेशन, डिपॉजिट का क्वेश्चन लग रहा है, हाँ जी, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दे दिया है, ये पैसा उनको मदर से गिफ्ट मिला है, मतलब कहीं से लोन लेकर के नहीं लिया है। तो बताइए क्या ये अमाउंट डिपॉजिट में आएगा कि नहीं? जी नहीं, रूल 2 के हिसाब से हम एग्जम्पशन दे देंगे, डिपॉजिट में नहीं आएगा। भाई डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी के सबसे पहले तो डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा आया है, प्लस साथ में डिक्लेरेशन कर दिया है कि एज ए लोन पैसा नहीं आया है, तो हम यहाँ एग्जम्पशन देने वाले हैं, ये डिपॉजिट में काउंट नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अभी अपन इसका डिटेल लिख देंगे। अगला क्वेश्चन सी वाला कहता है मिस्टर श्रीधर इशूड प्रमोजरी नोट इशू किया इन्होंने 1000 का 17 मई को, टेबल है 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ठीक है। तो मई का है तो आफ्टर डेट अगर बात करें तो जून जुलाई और अगस्त में आने वाला है, 17 अगस्त में आ जाएगा, फिर 3 दिन वगैरह अपन ऐड कर देंगे, 16 जाएगा अगस्त, है ना। बीच में मई जून और जुलाई भी आएगा, नहीं मई से कितने मंथ्स का है बच्चों? 3 मंथ्स। मई से जून जाएगा, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त जाने वाला, जुलाई बीच में आ रहा है तो 16 मई के आसपास डेट आएगी। उसके बाद में डिक्लेयर ऑन 20 अगस्त। अच्छा, आफ्टर द सडन हॉलीडे वाज डिक्लेयर, ओके ठीक है। तो 3 दिन जब अपन ऐड किए होंगे 18, 19, 20 अगस्त, यस 20 अगस्त को आ गई है हॉलीडे ड्यू टू मोहर्रम, और यहां लिखा है बच्चों सडन हॉलीडे आ गया। तो अब क्वेश्चन किसका है ये भाई? प्रमोद मतलब एनआईए का है क्या, या किसका है? जनरल क्लॉजेज एक्ट का क्वेश्चन है, ओके। बीच में जनरल क्लॉजेज भी डाल दिया कि अगर उस दिन छुट्टी हो तो क्या करना है, तो जिसका दे उसी को करना है बच्चे लोगों को। और क्वेश्चन में भी पूछ लिया कि 19 अगस्त मानना है कि 20 अगस्त मानना है, तो चलो इसका मतलब वो कैलकुलेशन में भी दिमाग नहीं लगाना है तुमको। मैच्योरिटी डेट आ रही है 20 अगस्त की, और उस दिन अगर छुट्टी हो गई है सडन। अब अगर मैं कोई भी रूल लगाऊं, अगर मैं इस पे एनआईए के रूल भी लगाऊं सोचने के लिए, लिखने के लिए तो ये लिखना है अपने को, तो भी आप जानते हो सडन हॉलीडे में एक दिन आगे जाता है, एक दिन पीछे का तो कंसेप्ट है ही नहीं। और सेम जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी यही है कि छुट्टी का दिन अगर उस दिन आ जाए तो एक दिन आगे जाता है। इसमें जनरली अपन वो क्वेश्चन करते हैं कि केस फाइल करने दे अपने को, उस दिन छुट्टी आ गई, वैसा क्वेश्चन होना चाहिए था, पर बनाया इन्होंने, इससे कोई बात नहीं। 21 अगस्त इज करेक्ट आंसर। कैसे भी अपन इसको करें, एनआईए का प्रोविजन नहीं लिखना है, प्रोविजन तो इसी का लिखना है, लेकिन ये अपने को फाइनल आंसर पता है कि सडन हॉलीडे आ जाए तो वैसे भी एक दिन आगे जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चे लोगों एडजस्टिव जनवरीज, ध्यान आ गया आप लोगों को, जहां पे कब ये रूल अप्लाई होता है, जनरल और स्पेशल वर्ड वाला जो पॉइंट अपन पढ़ते हैं, बस वो अपने को इसके अंदर लिख देना है। डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। आइए आपको आंसर्स में दिखा देता हूं कि हमने जो सोचा वो आईसीए ने सोचा कि नहीं सोचा। हाँ जी, इंडोर मैनेजमेंट बच्चों पूरा पूरा समझा दो, केस का नाम देना हो तुमको तो जरूर दे देना भाई, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पूरा, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे बच्चे लोगों ये देखिए रूल 2, अगर इतना डिटेल अंदर तक नहीं घुसना है तो कोई बात नहीं, सिंपल आप लिख सकते हो कि एनी अमाउंट कोई भी पर्सन ने रिसीव किया है वो डायरेक्टर के रिलेटिव से है, वो नॉट कंसिडर्ड एज ए डिपॉजिट होगा, लेकिन उसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा बराबर कि पैसा उधार में नहीं लिया है। और और करना पड़ेगा कि बोर्ड रिपोर्ट में हम इसको डिस्क्लोज जरूर करेंगे, वो रिक्वायरमेंट लिख करके बिल्कुल डिपॉजिट में काउंट नहीं होगा, ये हमने आंसर लिख दिया है, ठीक है। सेक्शन 10 कवर है बच्चे लोगों, इसमें बहुत सीधा सीधा सा है कि अगर एनी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग डायरेक्टर होती है, अगर कोई भी कोर्ट या ऑफेंस किसी पर्टिकुलर डे पे जाना है और अगर उस दिन वो क्लोज होता है, लास्ट डे जो है, तो आपका द एक्ट और प्रोसीडिंग्स शैल बी कंसिडर्ड एज डन इन द ड्यू टाइम इफ इट इज डन और टेकन ऑन द नेक्स्ट डे, जब कोर्ट ऑफिस ओपन होगा। अब इन्होंने प्रमोजन नोट पे क्वेश्चन बनाया, जबकि इनको क्वेश्चन बनाना इस किसी टॉपिक पे चाहिए था कि भी उस दिन केस फाइल करने की लास्ट डेट है, तो बताओ, कोई बात नहीं, चलो इस पे बनाया तो इस पे सही। अल्टीमेटली हमारा आंसर ये है कि उस दिन अगर छुट्टी हो गई है तो तारीख 21 अगस्त जाने वाली है अकॉर्डिंग। लेकिन याद रखिएगा एनआईए की जगह पे जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 10 यहाँ पे डालना है आप लोगों को, ये मेनली आप ध्यान रखने वाले हैं। आंसर सेम जाएगा दोनों का, लेकिन जो पूछा है वो अपने को करना है, तो वही फोकस करोगे, ठीक है, बराबर क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाऊं, एडजस्टिव जनरलीज आपको कहा ही था मैंने अभी कि स्पेसिफिक वर्ड्स का इसमें मीनिंग दे रखे होते हैं, एक क्लास और कैटेगरी दे रखी होती है इसमें, वो अपना डॉग काउ वाला जो एग्जांपल है वो इसके अंदर आ जाएगा, है ना। और वो जो पॉइंट अपने को दे रखे हैं नोट्स के अंदर, वो आप सिंपल सर इसमें कोई एग्जांपल लगाएंगे, लगा दो बच्चों। मैं सजेशन आपको ये दूंगा, ये समझाने के साथ आप कोई एग्जाम्पल जरूर वहां पे दे दीजिए, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये क्या होता है। कॉपी चेकर पे भी इंप्रेशन बढ़िया रहेगा, और एक आध पॉइंट इधर से ऊपर नीचे भी हो गया तो अपने को नंबर अच्छे यहाँ पे मिल जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन पर बच्चों आपको मैं लेके चल रहा हूँ, एकदम लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन अपना। फिर से बैलेंस शीट का डिटेल दिया भी इतना सारा, बैलेंस शीट का डिटेल दे रखा है। 1 अप्रैल को द कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल ऑन 90 इक्विटी शेयर्स पे। पार्टली पेडअप था क्या? हाँ जी, ये देखिए 8 रुपीज का था, 2 रुपए और मंगवा लिया आपने तो फुल्ली पेडअप हो गया।
मतलब अब कंपनी का जो कैपिटल है वो हो गया है 9 लाख रुपए का, है ना। तो 720 का था, 180 आपने और मंगवा लिए, 2 रुपए के हिसाब से 90,000 का, तो 9 लाख का कंपनी का कैपिटल फुली पेडअप हो गया है। कंपनी बोनस शेयर इश्यू करना चाह रही है बच्चे लोगों, और बोनस शेयर इश्यू करना चाह रही है हर 4 पे 1 इश्यू करना चाहेगी, बराबर 4 शेयर्स पे। यानी कि अगर कैपिटल के हिसाब से बात करूं मैं, डायरेक्ट कैपिटल कितनी की चाहिएगी अपने को बच्चे लोगों, तो 9 लाख अपने पास में ये हो ही गया है ना। डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 कितना 2,25,000 समथिंग आता है ना, ऐसा कुछ अपने को चाहिएगा। चलो इतना है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। अभी आंसर में भी यही पूछा होगा कि सोर्स क्या रहेंगे अपने पास में बोनस शेयर इश्यू करने के, और अमाउंट कितना चाहिएगा कैपिटलाइज करने के लिए अपने को, तो यही कैलकुलेशन से सारा कुछ निकलेगा। अब यूज तो क्या क्या कर सकते हैं बच्चे लोगों बताओ। बोनस शेयर देने के लिए सीआरआर यूज होता ही अपना, सीआरआर तो यहाँ पे है नहीं। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, हाँ जी, तो 1,20,000 यूज में आ जाएगा। क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, पीएनएल का सरप्लस इस्तेमाल कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व काम में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है ना, अपने तो काम में आता है। अगर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता तो काम में आ जाता भाई, तो इनका इस्तेमाल कर लेंगे। इतना तो है अपने पास में, आराम से पड़ा 2,25 तो निकल ही जाएगा, बराबर। इजीली इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। अमाउंट निकाल करके सोर्स मिल जाएगा। अभी आंसर चेक करेंगे, ये आंसर होने वाला है, कैलकुलेशन दिखा देंगे भाई ये सोर्स आप यूज कर सकते हो, और इतना चाहिएगा तो बहुत इजीली मिल भी जाएगा। ठीक है। मिस्टर राज एक्वायर्ड ए प्रॉपर्टी फ्रॉम XYZ लिमिटेड व्हिच वाज मॉर्गेज ABC. He settled the dues to ABC in full and the same was registered with the sub-registrar who has noted that the mortgage has been settled. Okay, प्रॉपर्टी परचेज किया, उसके ऊपर जो मॉर्गेज था वो पेमेंट कर दिया है, लेकिन neither the company nor ABC bank has filed particular of satisfaction of charge. दोनों ने ही कोई सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज वहां पे दिए नहीं है, बैंक ने भी, मतलब जो लोन देने वाला और जो लेने वाला है। अब चूंकि मिस्टर राज ने परचेज किया है ये, तो वो अप्रोच करता है रजिस्ट्रार को और सीक द रिलीफ इन दिस रिगार्ड, है ना। तो आई थिंक सेक्शन 83 में अपना वो था ना, चार्ज होल्डर जो है जिसने अभी प्रॉपर्टी एक्वायर किया, जिसने चार्ज पेमेंट किया रहेगा, वो खुद ही इसको एंट्री करवा सकता है वहां पे, है ना। तो आई थिंक सेक्शन 83 होना चाहिए, अभी चेक करते हैं। चार्ज होल्डर कैन ऑल्सो रजिस्टर, और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो नोटिस इशू कर देगा और उसके बाद में सर्टिफिकेट इशू कर देगा। वो पूरा प्रोविजन इसमें अपना आने वाला है, मॉडिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ चार्ज वाला। अच्छा, 2 चीजों के मीनिंग पूछ लिए बच्चों आप लोगों से। कंटिन्यूइंग गारंटी, गारंटी वाले चैप्टर से आप जानते हैं क्या होगी, वो मोर देन 1 ट्रांजेक्शन के लिए होती है। फ्यूचर के लिए आप इसको रिवोक भी कर सकते हो, डेथ वगैरह हो गया तो रिवोकेशन हो जाएगा। और ग्रेचुटस बेलमेंट हमारा क्या होता है, बेलमेंट बेसिकली होता है ग्रेचुटस, नॉन ग्रेचुटस दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेचुटस का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉन ग्रेचुटस का मतलब होता है नॉट फ्री। ग्रेचुटस मतलब फ्री के अंदर बेलमेंट होता है, जिसमें हम कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते हैं। तो डेफिनेशन अगर आपको समझा देनी है। और इधर भी बच्चों सर्विस ऑफ पोस्ट पे सेक्शन 27 जनरल क्लॉजेज एक्ट, आई थिंक 27 होना चाहिए, चेक करेंगे भाई, है ना। सेक्शन तो आप लोगों को याद होते हैं, मैं तो याद करता नहीं हूँ ज्यादा, आप लोगों को बताए, बराबर चेक कर दे कि सेक्शन सही लिए कि नहीं लिए अपन ने। 63 सबसे पहले बोनस शेयर में बच्चे लोगों हम काम में लेते हैं फ्री रिजर्व्स को, सिक्योरिटी प्रीमियम को और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को। जैसा मैंने कहा था, कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल तो हम इधर कर नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि हमारे पास जनरल रिजर्व इस्तेमाल होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, सरप्लस इन पीएनएल। ये देखिए कैपिटल रिजर्व को छोड़ के बाकी तीनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 3,45,000 पड़ा है, और चाहिए हमको कितना बच्चे लोगों, ये देखो मैंने डायरेक्ट अमाउंट निकाल लिया था। यहाँ पे इन्होंने पहले 90,000 पे शेयर्स निकाल दिए, क्योंकि बोनस शेयर कितने इशू करना है, 90,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 बराबर 22,500, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 2,25 अपने को चाहिएगा। पूरा कैलकुलेशन सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कि सीधे आपने जैसे किया 9 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 कर लेना, 225 के अपने को इशू करना है, 10 का एक है तो 22,500 शेयर्स निकल जाएंगे। टोटल अमाउंट अवेलेबल इतना है, बहुत आराम से हम इसको कैपिटलाइज करके इशू कर सकते हैं। कैलकुलेशन समझा दीजिएगा 63 की, ध्यान में रखना है। ये देखिए सेक्शन 83 मैंने आपको कहा था, empower the registrar to make entry with respect to the satisfaction and release of charge even if no intimation has been received by him from the company, है ना। और अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अगर उनके पास एविडेंस आ गया है कि भाई लोन सेटिस्फाई हो चुका है, तो वो खुद ही इसकी एंट्री कर देंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो वो पूरा 83 अपने को यहाँ पे समझा देना चाहिए। पहले इंटीमेशन देते हैं अफेक्टेड पार्टीज को 30 डेज के अंदर, है ना। अफेक्टेड पार्टीज 30 डेज में इंफॉर्मेशन दे देंगे और सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो यस मिस्टर राज कैन अप्रोच, तो 83 आपको इसमें पढ़ करके जाना है, एज इट इज लगाना है। कंटिन्यूइंग गारंटी बच्चों सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होती है, फ्यूचर के लिए आप इसको रिवोक भी कर सकते हो। ये पूरा अपना आ गया पॉइंट, बराबर। और ग्रेचुटस बेलमेंट
फ्री ऑफ चार्ज मैंने कह ही दिया था आपको, और यहाँ पे भी रूल्स तो वही रहेंगे आपके, आइदर भी एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर अपने हिसाब से आप पूरा समझाएंगे। और मैं यहाँ पे भी चाहूंगा, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन से बचे लोगों, तो एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे जरूर लगा करके आना आप लोग, तो हमारा आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है, द वर्ड ग्रेचुइटस फ्री, सो अ ग्रेचुइटस बेलमेंट इज वन व्हेन द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस डज ग्रेचुइटस फ्री। सेम लाइन वापस लिख दिया, सच बेलमेंट वुड बी आइदर टू बी एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर और बेली। अपने को पता ही है किसी भी एक के पर्पज के लिए होते हैं दोनों। एक आध एग्जाम्पल साथ में लगा करके आना। ये मैंने आपको बोल ही दिया था। चलो मेरा सेक्शन भी सही गया, सेक्शन 27 जनरल प्रोसेस एक्ट बराबर। और जो प्रॉपर अपन ने पॉइंट पढ़ा हुआ है, प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, प्री पेइंग आपका होना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजेंगे तो हम प्रॉपरली मान लेते हैं कि यहाँ सर्विस ऑफ पोस्ट वहां पे हो गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। अच्छा, वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, दोनों चीजें अपनी आ गई हैं भाई। सेक्शन 27 वेयर एनी लॉ अगर कुछ और बात नहीं कहता है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, तो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट अपन इस तरह से मानते हैं। सेक्शन 27 पे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करके रखे हैं। तो ये थे बच्चे लोगों सारे के सारे हमारे आंसर्स। और यहां आकर के हमने अपना मॉक टेस्ट 1 जो है वो पूरा कर लिया है। ट्राई मैंने ये किया बच्चे लोगों की बहुत फास्ट लेवल पे आप लोगों को मैं करवा दूं, एकदम जल्दी जल्दी से धड़ाधड़ के अंदर, ठीक है, क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास में। और फटाफट आप लोग मेरे साथ में इस पूरे रिवीजन को कर लीजिएगा। मतलब मॉक आपके लिए तो रिवीजन ही हो गया एक तरह से। फटाफट हमने सेक्शन चेक कर लिए कि यहाँ पे कौन सा पार्ट है, कौन सा सेक्शन अपने को लगाना है, आंसर्स कैसे ड्राफ्ट करना है। तो ये था आपका मॉक 1। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। पूरा रिवीजन सीरीज हम लोग हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट हम रिवीजन कब करने वाले हैं पूरा का पूरा आप जानते हैं, एग्जाम से थोड़ा पहले। एग्जाम नवंबर में है, बस अक्टूबर दिवाली के बाद वाला जो टाइमिंग रहेगा उसमें हम लोग इस पर पूरा रिवीजन एक बार एक साथ में लगा लेंगे। और मॉक 2 पे आप लोगों से जल्दी ही वापस बात होगी। जैसे ही मॉक 2 सॉल्यूशन हमारे पास में मॉक 2 रिलीज हो जाता है, उसी वक्त में सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात हो जाएगी। तो बढ़िया तैयारी करिए। ऑल दी बेस्ट।